नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंशु कुमारी है। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ और प्रिय साक्षी मैम जी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी के नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगी कृति एक साहित्य की डायरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रही हूँ। एक साहित्य की डायरी जो है, इसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। सर्वप्रथम हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी में ग्वालियर श्योपुर ग्वालियर जिले में हुआ। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। यदि हम कार्य क्षेत्र की या कर्म क्षेत्र की बात करें तो मुक्तिबोध एक अच्छे लेखक, एक अच्छे समीक्षक, एक अच्छे कवि भी थे। यदि हम कविता संग्रह की बात करें तो मुक्तिबोध जी के 2 कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुंह टेढ़ा है हैं। यदि हम कहानी संग्रह की बात करें तो काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। यदि हम आलोचना की बात करें, एक साहित्य की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष इत्यादि। यदि हम वैचारिक दृष्टि से बात करें तो मुक्तिबोध मार्क्सवाद से प्रभावित थे। यदि हम दौर की बात करें तो मुक्तिबोध नई कविता के दौर के कवि थे। मुक्तिबोध को प्रगतिवादी धारा में भी माना जाता है। यदि हम सप्तकों की बात करें तो मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं। अब आते हैं मुक्तिबोध जी की कृति एक साहित्य की डायरी पर। एक साहित्य की डायरी, सर्वप्रथम मैं आप सबको ये बताने चाह रही हूँ कि जो एक साहित्य की डायरी है, हमारे हिंदी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में इसका नाम गलत दे रखा है। इसका नाम वहाँ एक लेखक की डायरी दिया हुआ है, जो कि गलत है। इस कृति का सही नाम एक साहित्य की डायरी है। एक साहित्य की डायरी कृति जो है वो मुक्तिबोध जी ने सन 1964 में श्रीकांत जी को एक पांडुलिपि के रूप में, उसमें जो कॉलम रहते थे वो दिए। पांडुलिपि हम हस्तलिखित कोई भी लिपि है, हस्तलिखित जो हम कुछ भी लिखते हैं, जो हम हाथ से लिखते हैं, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। मुक्तिबोध जी के इस एक साहित्य की डायरी में कुल इसके प्रथम संस्करण में 10 निबंध संकलित हैं और इसके द्वितीय संस्करण में कुल 13 निबंध संकलित हैं। प्रथम संस्करण में कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ये 3 निबंध नहीं थे। इस पुस्तक में जो मुक्तिबोध की जो ये पुस्तक है, इसमें जो डायरी शब्द है, इससे हमें भ्रम होता है कि ये सामान्य सी डायरी होगी, मगर नहीं, ये एक साहित्यिक की डायरी है, एक लेखक की डायरी है, जिसमें साहित्य के बहुत बड़े योगदान की बातें लिखी रही होंगी। मुक्तिबोध की इस पुस्तक में इसके प्रथम निबंध तीसरा शन की यदि हम बात करें तो इस पूरे निबंध में मुक्तिबोध जी ने अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताया है, जो कि आधुनिक कविता कैसे लिखी जा सकती है, क्या क्या उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है, वो इस पूरी कृति में, इस पूरे निबंध या लेख में बताया गया है। सर्वप्रथम हम इसमें कुछ जो इसमें पात्र आए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। प्रथम मुक्तिबोध स्वयं ही हैं और द्वितीय मुक्तिबोध जी के मित्र केशव, जो कि एक वास्तविक नहीं है, जिसे हम कल्पना के रूप में मान सकते हैं, या मुक्तिबोध जी का ही एक दूसरा मन कह सकते हैं। तो तृतीय गौण पात्र इसमें केटी जो आई हुई है। अब आते हैं मुक्तिबोध जी के कला के जो 3 शन हैं उन पर। सर्वप्रथम मुक्तिबोध जी के जो 3 शन है, उसमें प्रथम शन है अनुभव का शन, द्वितीय शन है फैंटेसी का शन और तृतीय शन है अभिव्यक्ति का शन। यदि हम मुक्तिबोध जी की शब्दावली में बात करें, कला का प्रथम शन है अनुभव का शन, जिसे उनकी शब्दावली में कला का पहला शन
कहते हैं कला का पहला क्षण जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। यदि हम द्वितीय क्षण की बात करें, फैंटेसी का क्षण। इस अनुभव जो हमें प्रथम क्षण में अनुभव हुआ, उस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक फैंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो फैंटेसी आंखों के सामने ही खड़ी हो। यदि हम तृतीय क्षण की बात करें, कला का अंतिम क्षण। इस क्षण में जो कला के दो क्षण हुए, अनुभव क्षण और फैंटेसी क्षण, इन दोनों का कला के अंतिम क्षण में इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है और उस प्रक्रिया को परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता, जिसे अभिव्यक्ति का क्षण कह सकते हैं। अब हम इन तीनों क्षणों पर कुछ बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम अनुभव क्षण। अनुभव क्षण जो कि हम समाज में रहते हैं, जो भी हमें अनुभव होता है, हमारे आसपास जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ अच्छा घट रहा है, जो कुछ बुरा घट रहा है, हम समाज में दिनचर्या में कुछ ना कुछ अनुभव ग्रहण करते ही हैं। ठीक है। अब सर्वप्रथम उत्कट तीव्र अनुभव का क्षण, जब लेखक को या कवि को अनुभव हुआ, उन्होंने कुछ अनुभव किया, फैंटेसी के उस कला के उस प्रथम क्षण में जीवन का जो हमें उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, जो हमें भीतर से झकझोर देता है, अनुभव क्षण जो हमें, जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में कोई घटना घट गई, ठीक है, या मेरे साथ कुछ त्रासदी हो गई, मैंने उस त्रासदी को महसूस किया। जब मैं उस त्रासदी को मैंने अनुभूत किया होगा, जब मैं उसी सेम घटना, उसी समान किसी घटना को समाज में घटित होते देखूंगी, तो मेरा जो अनुभव होगा वो मुझे एक तरह से मुझे झकझोरेगा, उस विषय में और जानने की मैं कोशिश करूंगी और जानने का मैं प्रयास करूंगी। तो उसे हम कह सकते हैं जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। यदि हम द्वितीय क्षण की बात करें, फैंटेसी का क्षण, सर्वप्रथम फैंटेसी जो है वो मुक्तिबोध जी का प्रिय शिल्प है। फैंटेसी को एक तरह से कल्पना कह सकते हैं, मगर ये कल्पना निरी या कोरी कल्पना नहीं है। ये एक अयथार्थ से यथार्थ तक पहुंचाने वाली कल्पना है, जो कि देशकाल की सीमाओं से बिल्कुल ही इतर है। कोई भी सीमा नहीं है इस फैंटेसी शिल्प की। सर्वप्रथम जैसे मुक्तिबोध जी की वाणी में ही मुक्तिबोध जी कहते हैं कि फैंटेसी अनुभव की कन्या है। ठीक है। अब फैंटेसी अनुभव की कन्या है, इसको यदि हम और अच्छे से समझें, उदाहरण के साथ, जिस प्रकार हमारे माता जी द्वारा हम उत्पन्न हैं, मतलब उनकी संतान है, उन्होंने हमें जन्म दिया है हम उन्हीं से प्रसूत, मगर हमारा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, हमारी एक स्वतंत्र पहचान है, हमारी एक स्वतंत्र इच्छा है। इसी प्रकार फैंटेसी जो है वो अनुभव के द्वारा ही प्रसूत है, मगर फैंटेसी जो है वो अनुभव से इतर दिखती है, मतलब अनुभव की प्रतिकृति नहीं है। हम उसे अनुभव से प्रसूत मान सकते हैं, मगर वो बिल्कुल अनुभव जैसी नहीं है। फैंटेसी एक भाववादी शिल्प है, जो कि एक कल्पना के माध्यम से ही यथार्थ तक पहुंचाने तक हमारी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया अनुभव क्षण में कि कोई त्रासदी घटना घट गई मेरे साथ, मैंने फिर उसी घटना के मिलती जुलती कोई घटना समाज में देखी। अब वो जो है, अब होगा वो मेरा अनुभव क्षण, मेरा ही अनुभव होगा, मगर जब मैं उसको फैंटेसाइज करूंगी, जब मैं उसको एक काल्पनिक रूप दूंगी, तो जब मैं समाज में आसपास में देखकर उसको जब मैं लिखने का प्रयास करूंगी, जब मैं उसे एक फैंटेसी का रूप दूंगी, तो वो मेरा अनुभव नहीं होगा, वो समाज का अनुभव हो जाएगा, जिसे मुक्तिबोध की शब्दावली में आत्मचेतस से विश्व चेतस होने तक की प्रक्रिया हम कह सकते हैं।
ये हुआ मुक्तिबोध जी का दूसरा क्षण। ये अब आते हैं हम मुक्तिबोध जी के तृतीय क्षण यानी कि अभिव्यक्ति का क्षण। इस अभिव्यक्ति के क्षण में क्या होता है, जो हमें प्रथम क्षण में अनुभव हुआ, द्वितीय क्षण में जो हमने एक फैंटेसी क्रिएट की, एक उस पूरे अनुभव को फैंटेसाइज किया, उस एक अयथार्थ के माध्यम से हम यथार्थ तक पहुंचे। अब समय आ गया उस यथार्थ को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया। मतलब हमने जो अनुभव ग्रहण किया, जो हमने फैंटेसी क्रिएट की, उस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का समय आ गया, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया आ गई, जिसे हम कृति के रूप में लिखते हैं। वो हो गया हमारा अभिव्यक्ति का क्षण। इस अभिव्यक्ति के क्षण में जो हमने अनुभव किया होगा, जो हमने फैंटेसी क्रिएट की होगी, उसका बिल्कुल ही रूप बदल जाता है। एक संशोधन हो जाता है। जो हमने अनुभव किया, जो हमने फैंटेसाइज किया, उसको जब हम अभिव्यक्त करेंगे तो वो हमारा खुद का अनुभव नहीं रह जाएगा, मात्र वो समाज का अनुभव हो जाएगा। मतलब हम व्यष्टि से समष्टि की ओर आ जाएंगे और वो कृति जो है वो एक अच्छी मानी जाएगी। यदि हम जब भी कोई रचना लिखते हैं, इन तीनों क्षणों में से यदि एक भी क्षण में कुछ कमी रह जाती है तो कृति अच्छी नहीं होती। ये हुए मुक्तिबोध जी के 3 क्षण। प्रथम क्षण अनुभव क्षण, द्वितीय क्षण फैंटेसी क्षण, तृतीय क्षण अभिव्यक्ति का क्षण। अब मुक्तिबोध जो हैं इस कृति में हमें ये बताते हैं कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। अब ये ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान क्या है, इस पे भी हम बात करते हैं। ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान मतलब ज्ञान हमें कहाँ से होता है, हमें बुद्धि से, और संवेदना हमारे हृदय से। जब हमारे जो हमने सोचा उसका तादात्म्यकृत हमारे हृदय में हमारी संवेदना के साथ, मतलब हमारे ज्ञान का संवेदना के साथ और हमारी संवेदना का ज्ञान के साथ तादात्म्यकरण हो जाता है, उसे हम ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान कह सकते हैं। यदि किसी भी कृति में ज्ञान है मगर संवेदना नहीं है तो उस कृति को अच्छा नहीं माना जाएगा। यदि हम उस कृति को अच्छा साबित करवाना चाहते हैं या अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसमें इन दोनों तत्वों का होना अनिवार्य है, जो कि ज्ञान का तत्व और संवेदना का तत्व, इन दोनों का तादात्म्यकरण होना बहुत आवश्यक है, जिसे मुक्तिबोध जी के शब्दावली में ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपके ज्ञान में ज़रा सी भी वृद्धि ला सकी हूँ या कुछ समझा पाई हूँ तो मैं इस वीडियो की सार्थकता मानूंगी। मैंने जितना भी समझाया, जितना भी बोला, इसका पूरा श्रेय मैं प्रिय साक्षी मैम जी को देती हूँ। उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ाया कि हमारे भीतर ये आत्मविश्वास जगा कि हम कुछ बोल सकें, कुछ अभिव्यक्त कर सकें, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा। इसी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।